हमारे आई में, क्योंकि एक्वस ह्यूमर या विट्रस ह्यूमर, मोस्टली एक्वस ह्यूमर जो होता है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, इस कारण इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि दो चैनल होते हैं जिसके द्वारा जो है हमारा जो टीयर्स वगैरह हैं वो निकलते हैं। तो दो चैनल होते हैं, एक होता है यूबियो सैक्रल और एक होता है ट्रेविकुलर, ठीक है। मोस्टली जो हम बात करेंगे उसमें ट्रेविकुलर का रोल आएगा, जिसके द्वारा फ्लूइड को निकलना चाहिए पर निकल नहीं पाता है, ब्लॉकेज आ जाता है ट्रेविकुलर चैनल में, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं कि कौन कौन सा ड्रग हम इसमें यूज कर सकते हैं ग्लूकोमा में। तो ग्लूकोमा में हम ड्रग यूज कर सकते हैं, बीटा एडरेनर्जिक ब्लॉकर यूज कर सकते हैं, सॉरी एक मिनट हाँ, तो हम इसमें बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर यूज कर सकते हैं, जिससे कि टिमोलॉल, बीटेक्सोलॉल, कैरेटोलॉल आदि वगैरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट वगैरह, जैसे डिपरवेसिन वगैरह यूज कर सकते हैं, एप्राक्लोनिडीन यूज कर सकते हैं, या ब्रिमोनिडीन यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर माइटोटिक ड्रग में यूज कर सकते हैं पाइलोकार्पिन वगैरह। इस सब आपको याद कर लेना है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो ईजी पड़ेगा आपके लिए। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ग्लूकोमा क्या होता है। सबसे पहले हमें यही देखना चाहिए, मगर पहले मैं आपको जो हमें याद करना है वो मैं आपको लिख के दे दिया हूँ। तो हम देखते हैं ग्लूकोमा में क्या होता है कि मोस्टली क्या होता है कि इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, जो हमने अभी बात किया। एक सेकेंड, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, और इसमें क्या होता है कि ऑप्टिक नर्व का डैमेज होता है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि ग्लूकोमा में क्या होता है कि एक इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, या फिर बोल सकते हैं ऑप्टिक नर्व का डैमेज होता है। और दूसरा और भी कारण हो सकता है, मगर मोस्टली क्या होता है कि यही 2 कारण होता है जिसके कारण ग्लूकोमा होता है। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है कि जो इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ा है उसको आप रिड्यूस कर दीजिए, चाहे कोई भी मेडिकेशन करना पड़े तो आप उसको रिड्यूस कर देंगे इंट्राओकुलर प्रेशर को, चाहे वो सिक्रीशन को रिड्यूस करने के कारण हो, या फिर एक ड्रेनेज सिस्टम, जो कि 2 ड्रेनेज सिस्टम हम बोले हैं, कौन कौन सा, एक यूवियस सैक्रल और एक ट्रेविकुलर। तो दोनों में से कोई भी एक किसी सिस्टम के द्वारा जो ब्लॉकेज आ रहा है उसको हटा दीजिए, ताकि प्रॉपर ड्रेनेज हो सके फ्लूइड का। तो दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो रिड्यूस कर सकते हैं आप इंट्राओकुलर प्रेशर, या फिर दूसरा ड्रेनेज सिस्टम को आप फिर से चुस्त तंदुरुस्त कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमने अभी बात किया कि मेजर रूट ऑफ ड्रेनेज क्या है एक्वस ह्यूमर का, वो है ट्रेविकुलर रूट। 2 हैं मगर मेनली ट्रेविकुलर रूट हैं मेन। अब एक बोलेंगे कि ओपन एंगल ग्लूकोमा के बारे में पढ़ेंगे कि ओपन एंगल ग्लूकोमा में कौन कौन से मेडिकेशन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ओपन एंगल ग्लूकोमा में बीटा ब्लॉकर्स हम यूज कर सकते हैं, या फिर कोई और भी यूज कर सकते हैं, पर शुरू करते हैं बीटा ब्लॉकर से। तो बीटा ब्लॉकर जो है रिसेंटली हम यूज करते थे PGF2 अल्फा एनालॉग यूज करते हैं मोस्टली, जो कि एक बीटा ब्लॉकर है। ये क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये सिस्टमिक इफेक्ट नहीं दिखाते हैं, ठीक है। ये सिस्टमिक इफेक्ट नहीं दिखाते हैं, ये लोकलाइज्ड इफेक्ट दिखाते हैं। देखिए सिस्टमिक और लोकलाइज्ड में क्या अंतर है कि सिस्टमिक मतलब कि किसी ऑर्गन पे इफेक्ट दिखाना, और लोकलाइज्ड मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर, देखिए एडवर्स इफेक्ट में होता है कि इसमें क्या क्या एडवर्स इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। रेडनेस देखने को मिल सकता है, मतलब आँख में लाली आ जाना, या फिर ड्राइनेस हो सकता है, सूखापन हो जाना, मतलब उसमें आंसू आना ही नहीं, या फिर तीसरा काम ये हो सकता है कि स्टिमुलस नहीं रिसीव कर पा रहा है आपकी आँख, तो उसको बोलते हैं कॉर्नियल हाइपरथेसिया बोलते हैं उसको, ठीक है। या फिर ये चौथा बोल सकते हैं स्टिंगिंग, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज ए सेंसेशन ऑफ पेनफुल, मतलब आपके आँख में जलन होना, यानी कि किसी भी तरह से इरिटेशन होना जिसके कारण आप अनकंफर्टेबल महसूस करें, तो वो हो गया।
अब सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट में क्या होता है कि ये जो है ब्रोंकोस्पाज्म कराता है। अभी सॉरी अभी हमने बात किया था कि ये सिस्टमिक इफेक्ट नहीं दिखाता, ये दिखाता है सिस्टमिक इफेक्ट, अभी याद नहीं था मुझे, मगर इसमें लिखा हुआ है। जैसे कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि सिस्टमिक में ये दिखाता है ब्रोंकोस्पाज्म। यदि कोई एस्थमेटिक पेशेंट है या फिर COPD पेशेंट है तो उसको आप ये जो है कौन सा बीटा ब्लॉकर कभी नहीं दे सकते हैं। तो पहला चीज़ आपको पता चला कि बीटा ब्लॉकर कहाँ नहीं देना है। तो जो भी COPD पेशेंट है या फिर ब्रोंकोस्पाज्म एस्थमेटिक पेशेंट है तो आप उसको बीटा ब्लॉकर नहीं दे सकते हैं। तो बीटा ब्लॉकर आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सा है। और यदि किसी को क्रोनिक यानी कि किसी भी एल्डर पर्सन को नहीं दे सकते हैं बीटा ब्लॉकर, क्योंकि इसके कारण क्या हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। क्योंकि हार्ट में कौन से होते हैं, बीटा प्रेजेंट होते हैं ना, इस कारण आप इसको मतलब एल्डरली पर्सन को भी आप बीटा ब्लॉकर नहीं दे सकते। तो बीटा ब्लॉकर का इफेक्ट कैन बी मिनिमाइज। यदि हम बीटा ब्लॉकर किसी को दिए हैं, ठीक है, तो आप उसके इफेक्ट को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि उसके इनर कैंथस ऑफ द आई को प्रेस कर सकते हैं। आप बोलिएगा इनर कैंथस क्या होता है। तो जो आपके आई हैं, आई के जो आई दोनों आईलिड हैं उसके बीच में आपके एक पॉइंट आता है जहाँ पे दवाएं हैं। तो इसके कारण जो सिक्रीशन है आपका वो नीचे नहीं जाएगा, जिसके कारण आप कभी देखते होंगे कि आप कभी ऐसा हुआ होगा कि आप जब आई ड्रॉप लेते हैं तो क्या होता है कि ऐसा फील होता है कि कुछ खट्टा है, मतलब जैसा भी ड्रॉप का टेस्ट होता है वो आपको फील होता है। तो जो ड्रॉप का टेस्ट है वो फील हो रहा है क्योंकि वो जा रहा है आपके माउथ में किसी न किसी तरीके से। तो जब आप उस जगह को दबाइएगा, इनर कैंथस ऑफ द आई, जो कि आईलिड के मतलब कि आप दोनों आईलिड के बीच में हैं, तो उसके कारण वो वहाँ नहीं जा पाएगा। तो इस तरीक़ा से माइल्ड प्रेशर को वो किया जाता है, मिनिमाइज किया जाता है। अब हम देखते हैं टिमोलॉल, जो कि एक बीटा ब्लॉकर है मगर ये नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। तो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर क्यों कहें, क्योंकि ये बीटा 1 बीटा 2 दोनों रिसेप्टर पे काम कर रहा है, इसलिए नॉन सेलेक्टिव है, पहला चीज़। फिर दूसरा चीज़ आपको क्या कहना है कि ये इंट्राओकुलर प्रेशर को घटाता है, ठीक है। फिर ये कब कितने देर में काम करता है, 1 से 2 घंटे में, और लास्ट करता है 12 घंटे तक उसका इफेक्ट रहता है। और यदि उसको क्रॉनिकली लिया जाए, मतलब एक लॉन्ग टाइम के लिए यदि लिया जाए, तो उसका इफेक्ट यानी कि जब आप इस दवाई को छोड़ भी दीजिएगा ना टिमोलॉल को, तभी भी आपको ये जो इफेक्ट है ये 1 से 2 वीक तक देखने को मिलेगा। तो इससे ये पता चलता है कि इससे यदि बेटर दवाई कोई है तो हम उससे क्यों ना लें। तो उससे बेटर क्या आता है कि आप पाइलोकार्पिन लें, जो कि नॉर्मली लिया जाता है एज ए आई ड्रॉप, बिकॉज ये जो है इसमें बहुत सारा सेफ्टी फीचर्स हैं, ये सिस्टमिक को इफेक्ट नहीं करता है, मेन बात ये है। और ये आपको जो ये दिख रहा है कि इफेक्ट दिखाता है 1 से 2 वीक तक क्रॉनिक लेने पे, तो ये भी नहीं दिखाता है पाइलोकार्पिन। इसलिए आप प्रिफर कर सकते हैं कि पाइलोकार्पिन ले देन कि टिमोलॉल लेना पड़े, ठीक है। अब बीटा एक्सोलॉल, जो भी एक बीटा ब्लॉकर ही है, ये एक सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, ठीक है। तो सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव का अंतर क्या है कि 2 तरह के बीटा ब्लॉकर होते हैं, एक बीटा 1 एक बीटा 2। यदि दोनों पे कोई ड्रग काम करे तो क्या है, नॉन सेलेक्टिव है, ठीक है। यदि किसी एक पे काम करे तो वो सेलेक्टिव है, ठीक है। ये बीटालॉल, ये बीटा एक्सोलॉल जो है वो बेटर है, क्यों, किससे, टिमोलॉल से, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है वो कम है, एडवर्स इफेक्ट कम है। और ये ब्रोंकोपल्मोनरी और प्रोबेबली लेस कार्डियक, इसमें जो इफेक्ट है, साइड इफेक्ट जो है वो ब्रोंकोपल्मोनरी यानी कि किसी को COPD पेशेंट है या फिर कोई एस्थमेटिक पेशेंट है या फिर किसी को कार्डियक कोई इशू है, तो आप उसको बीटा एक्सोलॉल दीजिएगा देन कि टिमोलॉल दें, तो उसको इफेक्ट जो है वो मतलब साइड इफेक्ट उसमें नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसका एफिकेसी रेट भी जो है बढ़िया है, पर उससे अच्छा नहीं है। किससे, टिमोलॉल से। क्यों नहीं अच्छा है कि हमारे आई में जो बीटा 2 रिसेप्टर हैं वो प्रीडोमिनेंट हैं, ठीक है। मतलब हमारे आई में यदि 2
बीटा 1 बीटा दोनों है, बीटा 2 दोनों रिसेप्टर आई में प्रेजेंट हुए, मगर बीटा 2 ज़्यादा है। जब बीटा 2 ज़्यादा है और ये जो है अभी हम बीटा एक्सोलॉल की बात जो कर रहे हैं, ये क्या है कि सेलेक्टिव है, तो ये ब्लॉक कर देता है किसको, बीटा 2 को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ कि वो बीटा 1 पे काम करेगा। तो इसके कारण क्या हुआ कि इसका जो इफिकेसी है वो कम गया, सिंपल सी बात है। और ये कैसे काम करते हैं, तो ये कैल्शियम चैनल और सोडियम चैनल के इन्फ्लक्स को बंद कर देता है। लीवोब्यूनोलॉल जो भी एक बीटा ब्लॉकर ही है, ये भी एक बीटा ब्लॉकर है। ठीक है, ये वेरी सिमिलर है, ये टिमोलॉल के एकदम लगभग सेम तरह से काम करता है, एकदम लगभग वही है। अब हम देखते हैं अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट को, जिसमें आते हैं डिफर वर्फिन आते हैं, एप्राक्लोनिडीन आते हैं और ब्रिमोनिडीन आते हैं। ठीक है, तो डिफर वर्फिन क्या है, वर्फिन क्या है, ये एक पुअर कॉर्नियल पेनिट्रेशन है, इसका पुअर कॉर्नियल पेनिट्रेशन है। ठीक है, और ये इसका जो साइड इफेक्ट है, ये बर्निंग साइड इफेक्ट देता है, आई में बर्निंग साइड इफेक्ट देता है और स्टिंगिंग सेंसेशन देता है आई में। तो इसका जो है एडवर्स इफेक्ट हमने देख लिया क्या है कि ये जो है बर्निंग इफेक्ट देता है कि जलन आ जाता है आँखों में, और ऐसा चुभन सी होती है जिसे कि स्टिंगिंग सेंसेशन कहते हैं। और इसका जो मतलब ये जो है उस कॉर्नियल पेनिट्रेशन इसका कम है, तो यदि इसका कॉर्नियल पेनिट्रेशन कम है तो ये इसका इफिकेसी रेट भी कम होगा। तो अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट का जो पेनिट्रेशन है वो कम है, सिंपली। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एप्राक्लोनिडीन। एप्राक्लोनिडीन जो होता है वो मेनली यूज्ड आफ्टर लेजर। इस सिंपल देखिए क्या है कि जब आप लेजर वगैरह कराएंगे आँखों का, या फिर ट्यूबेरोप्लास्टी या फिर इरेडोटोमी, जिसमें कि इरेडोटोमी का मतलब होता है कि स्मॉल होल्स को बनाया जाता है, और या फिर लेजर कराइएगा तो मेनली जो दवाई चलता है वो एप्राक्लोनिडीन चलता है। ठीक है, इट डिक्रीज, ये क्या करता है कि देखिए कोई भी दवाई है तो उसका मेन काम क्या है कि वो इंट्राओकुलर प्रेशर को कम कर देता है, और ये एक्ट करता है बीटा 2 ब्लॉकर पे, बीटा 2 पे, और वो उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, उसके बाद जो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, ईचिंग है, लिड डर्माटाइटिस है, फॉलिकल कूलर कंजक्टिवाइटिस है, मिड्रियासिस है, आईलिड रिट्रैक्शन है, ड्राइनेस और माउथ एंड नोज है। ये तो आपको सिंपली याद करना पड़ेगा कि इसका क्या है साइड इफ़ेक्ट है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ब्रिमोनिडीन, जो कि अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव है, मतलब ये अल्फ़ा 2 पे काम करता है। ये भी क्या कर रहा है कि इंट्राओकुलर प्रेशर को घटा रहा है। कैसे, या फिर ये इंट्राओकुलर प्रेशर को घटा रहा है एक्वस प्रोडक्शन को कम करके, और इंक्रीज करके आउटफ्लो, यूवियो सैक्रल आउटफ्लो को बढ़ा के और एक्वस प्रोडक्शन को कम करके इंट्राओकुलर प्रेशर को घटा रहा है। तो इसमें जो साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, आईलिड रिट्रैक्शन देखने को मिलेगा, मिड्रियासिस देखने को मिलेगा। इसका जो साइड इफेक्ट है आपको सिंपली यदि याद करना है कि एक तीर से दो निशाना कैसे लगे, तो आपको सिंपली क्या करना है कि एप्राक्लोनिडीन का साइड इफेक्ट हम याद कर लेंगे, उसके बाद हम ब्रिमोनिडीन का साइड इफेक्ट हमको खुद याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम प्रोस्टाग्लैंडिन पे देखते हैं। तो 3 तरह के प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं, लेटेनोप्रोस्ट, ट्रेबेटोप्रोस्ट और ब्रिमेटोप्रोस्ट। ठीक है, तो इसका लो कंसंट्रेशन यदि PGF2 अल्फा जो है ये भी एक प्रोस्टाग्लैंडिन है। ठीक है, तो ये मेनली क्या करता है कि इंट्राओकुलर प्रेशर को कम कर देता है बिना कोई इन्फ्लेमेशन दिखाए हुए, बाय इंक्रीजिंग द यूवियो सैक्रल आउटफ्लो। मतलब क्या किया कि यूवियो सैक्रल आउटफ्लो को बढ़ा दिया और बिना कोई इन्फ्लेमेशन कैरेक्टर को दिखाए हुए कम करना है किसी के, मतलब ग्लूकोमा किसी पेशेंट को हो रखा है, यदि हम उसके इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक चीज़ और याद कर सकते हैं कि ओपन एंगल ग्लूकोमा के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो PGF2 अल्फा है। ठीक है,
ये क्यों मतलब इसको हम ड्रग ऑफ चॉइस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें इफिकेसी रेट इसका अच्छा है, ठीक है। इफेक्ट, इसका जो इफेक्ट है वो लॉन्गर टाइम तक रहता है और इसमें सिस्टमिक इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, और इसमें जो भी इफेक्ट देखने को मिलता है वो लोकल देखने को मिलता है, जैसे कि ओकुलर इरिटेशन, ब्लरिंग ऑफ विजन, इंक्रीज्ड आइरिस पिगमेंटेशन, डार्कनिंग ऑफ आईलेसेस। तो इसमें जितना भी ये लोकल हो गया आपका, आइरिस पिगमेंटेशन ये भी लोकल हो गया, ठीक है। ओकुलर इरिटेशन ये भी लोकल हो गया। तो ऐसा नहीं देखना कि कोई ऑर्गन पे इफेक्ट कर रहा है, कि आपको हार्ट को अफेक्ट कर रहा है, कि आप यदि एल्डर पेशेंट है तो आपको हार्ट को अफेक्ट कर रहा है, यदि ऐसा करता तो आपको हार्ट अटैक आ सकता था। तो ये बढ़िया बात है इसमें। अब ट्रेवेटोप्रोस्ट देखते हैं, जो कि सेकेंड प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है। देखिए एनालॉग एंटागोनिस्ट में अंतर क्या होता है। एंटागोनिस्ट जो है ड्रग जो होता है वो अपोजिट काम करता है, और एनालॉग जो होता है वो उसके साथ काम करता है, यानी कि कोई एनालॉग है तो उसके साथ मिलके काम करेगा, ठीक है। तो ये इसका मेन काम क्या है, कि सबका मेन काम क्या है कि इंट्राओकुलर प्रेशर को कम कर देना है बाय इंक्रीजिंग द। ये भी कैसे काम करता है, यूवी सैक्रल आउटफ्लो को बढ़ा के काम करता है। इफेक्ट जो है स्टार्ट होता है 2 घंटे में और पीक पे रहता है 12 घंटे में, और लास्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है इसका इफेक्ट 24 घंटे के अंदर। और ये अब उसके बाद देखते हैं बिमेटोप्रोस्ट, जो कि एक सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन है, ठीक है। पहला चीज़ ये आपको याद रखना कि एक सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन, और इसका जो इफिकेसी है ये सेम एज लेटेनोप्रोस्ट के जितना इफिकेसियस होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम अनदर देखते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, ठीक है, जिसमें आते हैं एसिटाजोलामाइड, जो कि एक ओरल ड्रग है, जो भी कि एक ओरल ड्रग है। ये रिड्यूस करता है, सबका मेन काम है कि इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करना बाय लिमिटिंग द जनरेशन ऑफ बाइकार्बोनेट। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये बाइकार्बोनेट का प्रोडक्शन को कम कर देता है। तो इससे क्या होगा कि इससे होगा आपका कि टीयर वगैरह जो है वो कम से कम बनेंगे, क्योंकि हमारे जो टीयर हैं उसमें बाइकार्बोनेट पाया जाता है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, कम कर दे, तो इससे क्या हो रहा है कि इंट्राओकुलर प्रेशर कम जा रहा है। इसमें जो ये यूज कब किया जाता है, ओकुलर सर्जरी या फिर लेजर थेरेपी के बाद यूज किया जाता है एसिटाजोलामाइड, ठीक है। इसका सिस्टमिक इफेक्ट क्या है, एनोरेक्सिया, हाइपोकैलेमिया, एसिडोसिस, ये सिस्टमिक साइड इफेक्ट है। डोरजोलामाइड इट इज लेस इफिकेशियस देन टिमोलोल, इसका जो इफिकेसी रेट है वो टिमोलोल से कम है। और इसमें जो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है वो ओकुलर स्टिंगिंग, बर्निंग, इचिंग, कॉर्नियल एडिमा एंड बीटर टेस्ट, ये सब जो है उसमें साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। और ये कब यूज करना है, इसका मेन बात क्या है कि कब यूज करना है, ठीक है। ये तो आपको रटना था, पर इसका मेन बात देखते हैं कि कब यूज करना है। तो जब बीटा ब्लॉकर काम ना करे, जब आपका प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग काम ना करे, या फिर वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो, जब आप ये सब यूज ना कर पाएँ तो डोरजोलामाइड की ओर देख सकते हैं।